हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आया एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक और नए टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है आईपीओ से रिलेटेड। आजकल जो है आपको पता ही है, धड़ाधड़ जो आईपीओ आते जा रहे हैं और जो आईपीओ में आप पैसे भी लगा रहे हैं। लेकिन जिसको आईपीओ मिल जा रहा है वो तो खैर शेयर लिस्ट होने तक की वेट कर रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उनके जो है पैसा जो है रिफ़ंड आ जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, कईयों का जो है पैसा जो है रिफ़ंड नहीं आ रहा, वो फंड जो है ब्लॉक का ब्लॉक ही रह गया है। तो जब भी हम कोई आईपीओ लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जब भी आईपीओ लगाते हैं हम अप्लाई में जाते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करते हैं, आईपीओ को लगाना शुरू कर देते हैं। तो आईपीओ की एक डेट होती है जिसको ऑफर स्टार्ट डेट कहते हैं, जहाँ से आईपीओ शुरू होता है, मतलब जिस दिन से आईपीओ की जो बिड लगाने की डेट शुरू हो जाती है। दूसरे उसका जो होता है एंड डेट, जिस दिन आईपीओ का डेट खत्म होता है, कि इस दिन लास्ट दिन जो होता है आईपीओ को लगाने का। तो ये 3 दिन मैक्सिमम होते हैं किसी भी आईपीओ को लगाने के लिए। कभी कभी बीच में छुट्टी पड़ गई तो 4-5 दिन हो जाता है। फिर एक डेट होती है अलॉटमेंट हो जाती है, फिर रिफंड डेट होती है। अब जिनको जो आईपीओ अलॉट हो गया है उनका तो ठीक है, उनको शेयर्स मिल जाएंगे और लिस्टिंग के डेट तक का, यहाँ पे जैसे लिस्टिंग का डेट यहाँ तक का आप वेट करेंगे। लेकिन जिसको आईपीओ नहीं मिला उसका पैसा रिफंड आ जाता है। लेकिन कई लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं आता है। तो वो लोग पूछते रहते हैं कि इसका हम अब क्या करें। देखो, अमाउंट वैसे जाता कहीं नहीं है, आपका बैंक जो उसे बैंक के द्वारा वो ब्लॉक हो जाता है। और वो कब तक ब्लॉक रहता है कि रिफंड आने तक, मतलब जिस रिफंड की डेट तो अमूमन तो अनब्लॉक हो जाता है। लेकिन कई बार नहीं होता है, बैंक डिले करता है। तो वो क्या होता है, एक तो वो पैसा जो है आपका जो है मैंडेट ख़त्म होने तक, जिस दिन लास्ट डेट होती है मैंडेट की, जैसे यहाँ पे एंड डेट आप देख रहे हैं 31/12/2024, या तो इस दिन के बाद आ जाएगा, आ ही जाता है, अमूमन सबका आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बहुत ज़रूरत होती है पैसे की, कि आपको अगले दिन अगली नई ट्रेड देनी है या लेनी है या फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस पैसा फंड को अनब्लॉक करने के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आपके जो बताऊंगा उसको आपको डिटेल में जानना है और समझना है। उसके वैसे तो मेनली 3 तरह के जो लोग अपनाते हैं नुस्खे, उसको आप देखेंगे, और जो इसमें जो सबसे कारगर है मैं वो आपको बताऊंगा। तो वैसे पैसा आपका जाता कहीं नहीं, आपका जो बैंक ही ब्लॉक कर देता है उसको। तो जब भी किसी का पैसा जो ब्लॉक होता है, फंड रिलीज नहीं होता, उसको अलॉटमेंट नहीं मिले, लेकिन फंड नहीं आता, तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि मेरा पैसा जो है जीरोधा ने फंसा दिया, या उसके ब्रोकर ने, एंजल वन ने फंसा दिया, फलाने ब्रोकर ने फंसा दिया। तो ऐसा सोचता है। तो ऐसा अब वैसा होता नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई आईपीओ आता है तो उसका जो होता है, जो फंड ब्लॉक करता है बैंक करता है, और उसका रजिस्ट्रार के थ्रू सब कुछ होता है, पूरा प्रोसेस उसका रजिस्ट्रार और बैंक के बीच में होता है। तो जब भी जो हम आम लोगों का ब्लॉक होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं और जो अपना ब्रोकर होता है उसमें जाते हैं, टिकट हम जो है पहला ऑप्शन ये करते हैं कि टिकट रेज कर देते हैं कि भाई मेरा फंड अनब्लॉक है, अनब्लॉक करो, और मेरा आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ, नॉन अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट नहीं हुआ लेकिन फंड अनब्लॉक रह गया है, इसको ब्लॉक करो। तो इसके लिए हम टिकट रेज करते हैं। तो टिकट रेज करने के बाद होता क्या है, जो आपका ब्रोकर है वो यही रिस्पॉन्स करता है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे थ्रू बस आईपीओ अप्लाई होता है, और जो फंड को ब्लॉक करने का और उसको रिलीज़ करने का, अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है बैंक और रजिस्ट्रार के बीच में होता है। तो अब आप सोचेंगे रजिस्ट्रार कौन होता है। रजिस्ट्रार होता है जब भी कोई कंपनी जो है अपने इशू लाती है, पब्लिक इशू लाती है, आईपीओ लाती है, तो वो अपना एक जो है मीडियम चुनती है, जिसके थ्रू वो क्या है, लोगों को शेयर अलॉट करती है, या और फंड उनका जो रिसीव करती है। जैसे कि अगर किसी को आईपीओ मिल गया तो वो फंड विड्रॉल डेबिट कर लेगी, और नहीं मिला तो रिफंड कर देगी। तो इन उसको रजिस्ट्रार करते हैं, जो बैंक जो आईपीओ लाते हैं, बैंक और जो है कंपनी के बीच में जो संबंध रिलेशन बनाता है, उनके बीच में जो पूरा आईपीओ का प्रोसेस चलाता है, उसको रजिस्ट्रार कहते हैं। तो हर आईपीओ का अलग अलग रजिस्ट्रार होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक डैम कैपिटल को एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। जैसे इसका आईपीओ परसों आया है, तो इसका रजिस्ट्रार आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका रजिस्ट्रार जो है लिंकिन टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, लिंकिन टाइम इसका जो है रजिस्ट्रार है डैम कैपिटल का। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो है पूरी डिटेल दी रहती है, और यहाँ पे अपनी जो है मेल आईडी दी रहती है। इसने लास्ट में यहाँ पे अपनी मेल आईडी दिए थे। तो हमको क्या करना होता है इसमें, इस जो है कभी भी फंड ब्लॉक हो जाए तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही करना होता है कि रजिस्ट्रार से बात करनी होती है। रजिस्ट्रार से बात करने का मतलब आपको रजिस्ट्रार को मेल करना होता है। तो यहाँ पर जो इस मेल को आप कॉपी करेंगे, और इस मेल को जाके आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे और इस मेल को सेंड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता रखी है इसके बारे में, कैसे मेल लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मेल का जो आपको देखने को मिलेगा डैम कैपिटल का, कि फंड ब्लॉक हो गया तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेल भेजा हुआ है, तो इस मेल में आपको क्या करना है, जैसे लिखा है आई अप्लाईड, ये सब लिखना है। डैम कैपिटल जो आईपीओ का नाम है, कौन सी डेट को इसका जो आपने अप्लाई किया था, और इसका जो है जो
किस दिन अलॉटमेंट होना था, किस दिन रिफंड डेट था। तो इसमें आपको जो अपना नाम लिखना है, अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, अपना जो एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर आपके जो ब्रोकर होगा उसको प्रोफाइल में जाकर आपको मिल जाएगा। कितने लॉट आपने अप्लाई करे थे, कितने शेयर्स थे और कितने रुपीज़ थे, ये मेल आपको उनको करना है। मेल करने के बाद वो आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो रिप्लाई करने के बाद क्या होता है, इस मेल से होता क्या है वैसे फंड आपका जो है अनब्लॉक तो आपका बैंक ही करेगा, लेकिन क्या होता है कभी भी जो होता है रजिस्ट्रार जब बताता है बैंक को, मैसेज देता है कि भैया इसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इसका फ़ंड जो है रिलीज़ करो, अलॉटमेंट हो गया तो इसका फ़ंड डेबिट करो। तो ये रजिस्ट्रार का काम होता है बैंक को बताना। वैसे तो रजिस्ट्रार अपनी तरफ से बता देता है, जब भी अलॉटमेंट के बाद रजिस्ट्रार बता देता है सबको, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रजिस्ट्रार के एक बार बताने के बाद भी बैंक नहीं अनब्लॉक करता है, या बीच में कोई छुट्टी पड़ गई या कुछ हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब रजिस्ट्रार को जो है मेल लिख सकते हैं। तो रजिस्ट्रार क्या करता है अपनी तरफ से, क्या होता है एक बार फिर से उसको नोट कराता है बैंक को कि भैया अनब्लॉक करो फंड को। तो बैंक क्या होता है कि 2-3 बार अगर नोट करा दिया रजिस्ट्रार ने तो बैंक आपका फ़ंड को अनब्लॉक कर देता है। तो जैसे कि मैंने मेल किया तो मेरे मेल का जो है यहाँ पे देखिए डैम कैपिटल ने क्या रिप्लाई किया, दिस इज एक्नॉलेजमेंट इन रिस्पॉन्स योर ईमेल, प्लीज़ नोट द सब्जेक्ट द कम्युनिकेशन अंडर। तो बैंक इसने जो है रजिस्ट्रार ने मेरे को जो इसका जो डैम कैपिटल का रजिस्ट्रार है इसने मेरे को रिप्लाई किया। तो रिप्लाई किया उसके बाद इसने मेरे उस पर जो है एक्शन लेना है वो ले रहा होगा और बैंक को फिर से बता रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए यूपीआई केस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने फिर मेरे को मेल का जवाब दिया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि प्लीज़ नोट दैट मीन्स एवर मेंशन हैड अप्लाइड थ्रू यूपीआई मोड। ये तो बैंक को रिप्लाई दे रहा है कि बैंक को रेफ़र कर रहा है कि भैया इनका प्लीज़ नोट दैट आफ्टर अनब्लॉकिंग फंड देयर इज़ नो सेपरेट क्रेडिट एंट्री। तो ये बैंक को बताएगा ऐसे में कि ये हमको भी बता रहा है कि भैया हमने बैंक को बता दिया है, बोल रहे हैं कि इस अकाउंट देखो, इन्होंने इस यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दे दिया है कि इस अकाउंट का जो मैंने अपनी डिटेल दी उससे उन्होंने अकाउंट नंबर भी फाइंड कर लिया कि अपने आप ही रजिस्ट्रार ने कि हाँ भाई इस अकाउंट का पैसा है और ये सब ये डीपी क्लाइंट ये आईडी सब ये है, इसका पैसा आप रिफ़ंड करो। तो ये इसने यहाँ पे बैंक को बताने का काम किया, फिर से बैंक को मैसेज कर दिया या मेल कर दिया, जो भी उनका मीडियम होता है बात करने का। तो बैंक क्या करेगा, इसके बाद जब बार बार उनको ऐसे नोट कराया जाएगा तो बैंक ध्यान देगा कि हाँ भाई किसी का फंड जो है अनब्लॉक करना है, तो बैंक क्या है कि आपका फंड अनब्लॉक कर देगा। तो ये वैसे कारगर तरीका यही होता है। बाकी इसके बाद भी अगर बैंक अनब्लॉक नहीं कर रहा है तो उसके बाद तो सबसे तीसरा जो जरिया यही है कि आपको बैंक से ही बात करनी पड़ेगी, भैया अनब्लॉक कर दो, तो बैंक तो कर ही देगा। नहीं तो मैंडेट का जो लास्ट डेट होता है उस दिन तो आपका फ़ंड रिलीज़ हो ही जाएगा। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि फ़ंड आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा पैसों की ज़रूरत तो होती है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए आपको चिंता रहती है कि मेरा पैसा जल्दी आ जाता तो मैं इस शेयर में अप्लाई कर देता। तो उसके लिए ये प्रोसेस ये है कि आपको मेल करना पड़ेगा। तो मेल का मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मेल कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कहाँ गए, इसका ये मेल यहाँ पे आईपीओ डैम कैपिटल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपने लिखना है, डिटेल पूरी देनी है, नेम बताना है, पैन नंबर बताना है, एप्लीकेशन नंबर बताना है, अमाउंट ब्लॉक कितना हुआ है वो बताना है, लॉट कितने हैं लॉट साइज बताना है, और कितने शेयर्स इसमें हैं, आपको कौन सी डेट इसका आईपीओ का था, कौन सी डेट इसका अलॉटमेंट का था और कौन सी डेट इसका रिफ़ंड का था, वो सब डिटेल आपने उनको देनी है। और उसके बाद जब मेल का रिप्लाई करेंगे तो वो आपको मैंने बता ही दिया, खुद से वो आपका अकाउंट नंबर पता करते हैं सब चीज़ें और फिर बैंक को रेफ़र करते हैं कि भैया इनका जो यहाँ पे आप देख सकते डियर इन्वेस्टर अमाउंट पेड एंड ये एप्लीकेशन। अब आप ये देखें एप्लीकेशन नंबर तो ये जो डीपी क्लाइंट आईडी हमने दिया नहीं था, लेकिन क्या हो गया उन्होंने खुद से फाइंड आउट कर दिया और बैंक अकाउंट नंबर के फिर ये बैंक को नोट करवा रहे हैं कि इसका फंड जो रिलीज़ कर दो। तो ये एक तरीका है और एक कारगर तरीका, क्योंकि रजिस्ट्रार ही तो बताएगा बैंकों के फंड इनका अनब्लॉक कर दो है कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और जब नहीं इसके बाद भी नहीं होता तो उसके बाद आपको बैंक में जाना है। तो इस वीडियो में मेरे इतना ही, और ऐसी और दमदार जानकारी में आपके लिए आगे भी वीडियो बनाते जाऊँगा।